आशीष आवाज आ रहा है? सर। शान आवाज आ रही है? शान नीचे म्यूट होगा माइक, उसको अनम्यूट करो। वानी, आ रहा है। कोमल, कोमल कहाँ कुछ बोली? आ रहा है शान, तो। शान आवाज आया? चल देखो, केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है ना, ये एक कौन सा फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है, ठीक है ना। केमिकल काइनेटिक्स जो है क्या है, किसका ब्रांच है? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। केमिकल ये किसका हो जाता है? इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री तो तीन पार्ट में हो जाता है, तो फिजिकल केमिस्ट्री का ये क्या है कि एक ब्रांच है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग बात करते हैं, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, इन विच वी स्टडी इन विच वी स्टडी in which we study about the rates of reaction। किसका किसका बात करते हैं? देख लो, द रेट्स ऑफ रिएक्शन, कि कोई भी रिएक्शन कितने देर में हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है होने में, है ना। तो कितना अच्छा चीज है कि कौन रिएक्शन कितना टाइम ले रहा है। तो रेट्स ऑफ रिएक्शंस की के बारे में पढ़ते हैं, और इसी का मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, द मैकेनिज्म, और कौन से मैकेनिज्म के द्वारा रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, और उस रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो क्या हो गया कि द ब्रांच, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शंस, द द mechanism mechanism by which the rate of reaction, by which the rate by which the मैकेनिज्म मतलब होता है कि रिएक्शन जो प्रोसीड हो रहा है, कौन से मैकेनिज्म से, कौन से माध्यम से, है ना। तो द मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन प्रोसीड, ऐसे लिखना है, रिएक्शन बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड, मतलब कि जो रिएक्शन आगे बढ़ता है वो कौन कौन से उसमें मैकेनिज्म लगता है। इसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैकेनिज्म तो जान ही रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे ही, निकालेंगे ही, कैलकुलेट करेंगे उसको। उसके अलावा कि रिएक्शन में कौन कौन से मैकेनिज्म हो रहे हैं, ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, एंड द फैक्टर्स which affect the rate of reaction, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो किसके अंदर में आता है? केमिकल काइनेटिक्स के अंदर में आता है। तो इसमें से देखो कि रिएक्शन होते हैं, कुछ रिएक्शन तुरंत हो जाते हैं, कुछ रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है। इसके अलावा कुछ रिएक्शन क्या होते हैं? मॉडरेट होते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप देखिए, इसमें जो डिस्कशन करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को भी डिस्कस करेंगे, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह देखने से पहले हम लोग चलते हैं कि वेरी फास्ट स्टेप होता, वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं जिसको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कहते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब कि मिनटों मिनटों में क्या हो जाएगा वो, है ना। कोई भी रिएक्शन हो रहा है, मान लो कि
सोडियम हो रहा है। सोडियम को हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन में छोड़ दे रहे हैं या वाटर में डाल दे रहे हैं, तो ये तुरंत वाटर में जाते ही यह रिएक्शन कर लेता है, तुरंत ये जलने लगता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना लेता है। तो ये क्या है, वेरी फास्ट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है ना, वेरी फास्ट रिएक्शन। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरी फास्ट रिएक्शन हो गया, इसी को इंस्टांटेनियस रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन, इंस्टांटेनियस, इंस्टांटेनियस, INSTANTANA TANEOUS, इंस्टांटेनियस रिएक्शन। इसी रिएक्शन को इंस्टांटेनियस रिएक्शन भी बोलते हैं। तो बोलोगे सर वेरी फास्ट रिएक्शन किसको बोलेंगे या इंस्टांटेनियस रिएक्शन किसको बोलेंगे, इसका आप डिफिनेशन सबसे पहले लिख लो। तो जनरली होता क्या है कि जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं इस रिएक्शन में, आयनिक स्पेसीज जो इन्वॉल्व होते हैं उसको आयनिक रिएक्शंस बोलते हैं। और इस रिएक्शन, यह जो रिएक्शन होता है एकदम 10 पे पावर -14 से लेकर के 10 पे पावर -16 सेकेंड में ही कंप्लीट हो जाते हैं। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो मतलब क्या हो जाता है, सिंपली बोल सकते हो, दोज रिएक्शन इन विच इंस्टांटेनियस, ठीक है ना, इन विच जो माइक्रो सेकेंड में होते हैं, नैनो सेकेंड में होते हैं, इस टाइप का दोज रिएक्शंस इन विच, इसको इन को हटा दो, दोज रिएक्शन which take about which take about 10 to the power -14 to 10 to the power -14 और कर दो, और 10 to the power -16 सेकेंड to 16 second to get completion and, है ना, क्या हो गया कि वैसा रिएक्शन जो कितना सेकेंड लेता है, 10 पावर -14 से 10 पावर -16 सेकेंड टू गेट कंप्लीशन एंड इम्पॉसिबल टू एक मिनट रुको, एक और ज्वाइन करेगा उसको, हम लोग कर ले रहे हैं उसके बाद, एंड इम्पॉसिबल टू determine the rate of reaction, impossible to determine the rate of reaction। जिस केमिकल रिएक्शन से हम लोग क्या कर पाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो लास्ट में मैं लिख रहा हूँ रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है ना, नोट करते जाओ। अभी बोलो, तो बोलो आशीष, क्या हुआ, ये इंस्टांटेनियस रिएक्शन किसको बोलेंगे, बोलो इंस्टांटेनियस रिएक्शन किसको बोलेंगे, बोलो आशीष, इंस्टांटेनियस रिएक्शन किसको बोलेंगे। Sir, those reactions which take about which take about 10 to the power -14 or 10 to the power -16 as एस मतलब सेकेंड, कितना सेकेंड लेता है, उतना सेकेंड लेता है ना, हाँ, रिएक्शन को कंप्लीट होने में, रिएक्शन को कंप्लीट होने में उतना सेकेंड लेता है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे,
और वो क्या होता है, इस रिएक्शन के माध्यम से हम लोग क्या कर पाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट नहीं कर पाते। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन Yes, द sir. रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का रेट को हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ डिटरमाइन नहीं नहीं कर नहीं कर पाएंगे, ठीक है सकते। ना। यस सर। एक मिनट रुको। शान बोलो, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या हुआ? शान, हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हेलो। क्या हुआ? अरे सर वो माइक ओपन करे थे, गलती से हो गया। हाँ रंजन सर। तो आवाज आर्या, हेलो, हुआ? हेलो, उससे नहीं हो रहा है सर। कैसे? अब होगा, करो उसको बोलो ज्वाइन लाइव करेगा। बोला वहाँ करते हैं लेकिन नाम सबका आ रहा है, कहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा है कुछ क्या हो रहा है। अच्छा होगा, देखो अभी बोलो, होगा उसको। अभी बोले करने फिर से। हाँ तो फिर से हो जाएगा उसका, वो तो इनरोल कर दिया उसको ना, रिंग ऑप्शन में चालू कर दिया, ठीक है। चलो, ये पहला रिएक्शन हो गया आपका, वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। अब देख लो, चलो दूसरा रिएक्शन है वेरी स्लो। एक तो वेरी फास्ट हो गया, वेरी स्लो, है ना। वेरी स्लो रिएक्शन, अनदर रिएक्शन इज वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। वेरी स्लो रिएक्शन। अब वेरी स्लो रिएक्शन में क्या होता है कि ये बहुत ही स्लोली होगा, है ना। एक दिन लगेगा, महीनों लग जाएगा, है ना। और इसमें जो है कि क्या हो जाता है कि शो एनी मेजरेबल चेंज एट रूम टेम्परेचर, है ना। कुछ जो है कि उस समय तो हम लोगों को मिलेगा नहीं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन कितना हो गया, महीना महीना में इसका
ये रस्ट लगता है उसमें, है ना। तो क्या लिखोगे, these reactions, these reactions, ये रिएक्शंस कर दिए, प्रोसीड वेरी स्लोली, these reactions proceed very slowly, proceed very slowly, very slowly, may take days, पूरा दिन ले सकता है, और मंथ्स, महीना भी लग सकता है, टू शो चेंज, to show change at room temperature, at room temperature। हम लोगों को ये रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं तो उसमें कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है, और हो भी रहा है तो वो महीना के बाद, 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 5 दिन के बाद चेंजेस हम लोगों को दिख रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है ना। इट्स कॉल्ड, हो गया, इसमें लिख लेना आप, ठीक है ना, मतलब ये समझ में आ गया, अपना सेंटेंस बना लेना, ठीक है। और इसमें एग्जांपल हमने बोल दिया अभी आपको, क्या बोल दिया, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। उसी तरह से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन होता है, वाटर बनते हैं या ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो बहुत समय लगता है बनने में। जब इसमें कैटलिस्ट नहीं डालते हैं तो ये वाटर जो बनेगा इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ पे कैटलिस्ट का एब्सेंट है, एब्सेंट कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। इसी तरह से तीसरा भी एग्जांपल आप देख रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड है और यह हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो अगर रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है, आरटी मीन्स रूम टेम्परेचर, और यह इथेनॉल देता है ना। ये भी इथेनॉल क्या होगा, बहुत दिन के बाद बनेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कर लेता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसी तरह से मॉडरेट रिएक्शन हो जाता है। तीसरा जो मॉडरेट है, मॉडरेट रिएक्शन, ये सब रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर टाइप्स हैं, ठीक है ना। मॉडरेट, MODERAT, मॉडरेट रिएक्शंस किसको बोलेंगे, मॉडरेट रिएक्शंस, यह क्या हो जाता है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोसीड, है ना, विथ अ मेजरेबल रेट्स एट नॉर्मल टेम्परेचर, वी कैन मेजर द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इजीली। इस रिएक्शन का क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग आसानी से मेजर कर पाएंगे, और इसमें जो मेजरेबल चेंजेस आएंगे वो हम लोगों को दिख जाएगा। और इस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं, मॉलिक्यूलर इन नेचर, मतलब मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसी में लिख लो, क्या लिखोगे, लिखो, दोज रिएक्शंस which proceed, those reaction which proceed with a measurable rates, देख रहे हो, measurable rates, जो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं, measurable rates at normal temperature, at normal temperature, and we can measure the rate of reaction, we can measure the rate of reaction easily, rate of reaction easily is called moderate reaction, moderate reaction, ठीक है। इस रिएक्शन को कौन सा बोलेंगे, मॉडरेट रिएक्शन। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा, कि एग्जाम्पल का ध्यान रखोगे 1-2 का, ठीक है ना।
जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करते हैं, H2O2 ये कहलाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका जो डिकम्पोजिशन होता है ये हो गया आपका 2H2O में टूटता है, प्लस ऑक्सीजन में भी, ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करता है। तो ये जो है आपका मॉडरेट रिएक्शन में से आते हैं। इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग आसानी से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से रेट ऑफ रिएक्शन इसका मेजर किया जा सकता है। उसी तरह से N2O5 का भी हम लोग अगर डिकम्पोजिशन करवाते हैं, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसका अगर डिकम्पोजिशन करवाते हो तो इससे भी क्या हो सकता है कि ये आपको क्या दे देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है प्लस ऑक्सीजन देता है। तो इस टाइप का रिएक्शन N2O5 वाला याद रखोगे ध्यान से, और H2O2 दोनों एनसीईआरटी बुक में आपके मिलेगा, है ना, कहीं कहीं, ठीक है ना, उन चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, इसको डिकम्पोजिशन हो रहा है, सब देख रहे हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, टूट रहा है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 और डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह से रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग बाद में मिलेगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम नहीं कर सकेगा, यहाँ से देख सकेगा तुम सब लोग, शेयर भी कर पाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइज, इसी से एक एग्जांपल देखो जो बुक में है, जो एनसीईआरटी बुक में है, जो क्वेश्चन रहेगा वहां से, ठीक है ना। हाँ, N2O5 को क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या बोले, एक बार रिपीट करिए। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है सर। ये एक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर का फॉर्मूला COOR ग्रुप रहता है ना। तो यहाँ पे हम लोग ईस्टर ले लेंगे, है ना, 10th में ही पढ़ाए थे ईस्टर का स्टरीफिकेशन वगैरह, है ना, ईस्टर। तो ये देख लो ईस्टर, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखेंगे, उधर ये क्या हो जाता है, COOR होता है, R यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हो जाता है, ठीक है ना। तो किसी को ले लो, एक ईस्टर बना लो, CH3COOCH C2H5 कर लो, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट नाम हो गया, है ना, इसका नाम क्या हो गया, इथाइल, इतना का नाम लिखते हैं पहले, और इधर का इस एसीटेट। तो इथाइल IUPAC नाम भी लिख सकते हो, इथाइल 2 कार्बन है 1 और 2, तो इथाइल इथेनोएट, इसका पूरा नाम हो जाएगा इथाइल इथानोएट। इथाइल इथानोएट को जब हीट करते हैं, है ना, या फिर इसको रिएक्शन करवाते हैं, इसमें थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है, ये टूटता है सोडियम एसीटेट में। ये जो Na+ है, Na+ में निकलता है, OH माइनस में निकल जाता है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका Na+ हो गया, और ये हो गया OH माइनस, ठीक है ना। ये इतना वाला पार्ट प्लस में टूटेगा और ये वाला माइनस में, तो ये प्लस वाला पार्ट इस एसीटेट आयन के साथ आकर के जुड़ जाता है, तो बन जाएगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट इसका नाम हो जाता है ना, सोडियम एसीटेट प्लस, अब ये है C2H5, ये प्लस वाला पार्ट इस माइनस वाला के साथ जुड़ जाएगा, तो C2H5OH हो जाएगा आपका, ठीक है, इथेनॉल बन गया, 2 प्रोडक्ट बन जाता है ना। इस टाइप का रिएक्शन का हम लोग क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ये जो आपका है यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर का एग्जांपल है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर जब भी पूछेगा तो मॉडरेट रिएक्शन है, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका रेट ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। नौ अभी जो आपका टॉपिक आएगा रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड आएगा, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया होगा, ठीक है ना। इन चीजों को हम लोग देखेंगे कि होता क्या है कि इसमें रेट, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, चलो हम लोग थोड़ा सा यहाँ देखते हैं अभी, है ना। ये रेट ऑफ रिएक्शन से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो अब इम्पोर्टेंट वाला आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको समझेंगे और फिर हम लोग डिफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन, इन चीजों को पूछा ही जाता है।
इसको होता है क्या है कि कंसंट्रेशन, देखो सब दिन सब लोग जानते हो एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में दो टर्म होते हैं। एक आपका क्या हो जाता है, कौन सा टर्म होता है, दो टर्म होते हैं, एक वन साइड हो जाता है रिएक्टेंट और दूसरे साइड हो जाता है प्रोडक्ट। होता क्या है कि कुछ ना कुछ इसका कंसंट्रेशन होता है, किसका होता है कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है। पहले तो रिएक्टेंट ही था आपके पास, अब जो नया सब्सटेंस बन रहा है ये तो न्यू होता है, ये तो न्यू बनता है। तो रिएक्टेंट साइड का जो कंसंट्रेशन था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इधर जो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, पी फॉर प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन में होता क्या है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, इस साइड वाला डिक्रीज करेगा, और इधर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है। मतलब एक घटा, ये रिएक्टेंट रिएक्ट किया तभी तो प्रोडक्ट बना, इसलिए कंसंट्रेशन इधर का डिक्रीज करेगा और इधर इंक्रीज करेगा। तो यह डिक्रीज और इंक्रीज की कहानी जो चलने लगती है, तो इसमें क्या हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन में से क्या हो गया कि इसका कंसंट्रेशन चेंज होने लगता है। तो उस टर्म की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज लिखेंगे। तो डिफिनेशन हम लिखते हैं, मैं बता रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है कि उसमें हम लोग रिएक्शन में दो टर्म होते हैं, एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, आर फॉर रिएक्टेंट एंड पी फॉर प्रोडक्ट। तो जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और प्रोडक्ट जो बना है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। देखो एनसीईआरटी बुक है तो 4.1 में जो रेट ऑफ रिएक्शन टॉपिक दिया है उसमें 1 और 2 दो पॉइंट होगा, उस दोनों पॉइंट को आप इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे बता दिया रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज करता है, और किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। उसके लिए जो टर्म हम लोग डालेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, अभी आप देखो तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो डिफाइन कर लीजिए, द रेट ऑफ रिएक्शन कैसे करेंगे, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, सिर्फ ये पे एक लाइन लिखना होगा, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, द चेंज इन concentration of the change in concentration of reactant or product Sorry, our agent is busy. Be on call, please. Sorry, our agent is busy. Be on call, please. Sorry, our agent is busy. Be on call, please. Sorry, our agent. हेलो हेलो, नमस्कार सर, मैं निखिल बोल रहा था डाउट नट से। जी बोलिए। हाँ, मैं देख रहा था यहाँ पे बच्चा पढ़ाई करता है, हमारी एप्लीकेशन पे अपने डाउट वगैरह पूछते हैं, फोटो खींच कर भेजते हैं सवालों का, तो आप ही करते हैं क्या 12वीं क्लास के लिए पढ़ाई? द चेंज, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, The sir. change in concentration of reactant or product per unit time it's called rate of reaction। एकदम छोटा सा हो गया, it's called rate of reaction, rate of reaction। ठीक है, और यह जो होता है यह हमेशा क्या है कि इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ध्यान याद रखना है इसको, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है ना, अब देख लो चलो क्या है, कैसे हम लोग इसको देखेंगे, तो कैसे लिख सकते हो, जब भी आएगा व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन तो लिख लेना,
और ऐसे नीचे जरूर लिख देना ये रेट ऑफ रिएक्शन। ये पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, क्या आप लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन के जगह पर आप क्या लिखोगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन प्रोडक्ट, है ना? किसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन इन चेंज, बाय टाइम टेकन इन चेंज। चेंज होने में कितना समय लगा? टाइम टेकन इन चेंज। तो इतना लिखोगे। इसके बाद ये जो हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अब टाइम मतलब चेंज इन टाइम में दिखाना पड़ेगा, है ना? बोलोगे सर टाइम चेंज क्या हो गया? यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखना जरूरी है, चेंज इन कंसंट्रेशन नहीं लिख सकते हैं? का चेंज, किसका कंसंट्रेशन चेंज होगा? किसका हो रहा है? रिएक्शन का हो रहा है। रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ही तो हो रहा है ना, उसी का चेंज होता है, इसलिए लिखना पड़ता है। ठीक है, अभी देखो, अभी यहाँ आप एक रिएक्टेंट लिया R और ये हो गया आपका प्रोडक्ट P। ठीक है, रिएक्टेंट R और P। ठीक है, इसमें 1 मोल रिएक्टेंट हमने लिया था और प्रोडक्ट भी आपका 1 मोल बना। ठीक है, अब जो कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, इसमें 2 समय लेना पड़ेगा कि R1 और P1 जो है हम लोग मान लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इसका जो हम लोग कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और इसको बंद कर लेना है। तो ये R1 इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, R1 इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इधर का हम लोग कर लेंगे P1 इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, P1 इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान से देखो क्या लिखा, एक ये तो हम लोग इतना रेट ऑफ रिएक्शन दिखाने के बाद ये R हो गया रिएक्टेंट, P हो गया प्रोडक्ट। 1 मोल रिएक्टेंट था, 1 मोल प्रोडक्ट बना, कोई बात नहीं है, चलेगा। फिर यहां जो आप देख रहे हो R1 हो गया, R1 हो गया क्या? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और P1 हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। लिख लिया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिख लिया यहां तक? ठीक है, यस। नेक्स्ट हम थोड़ा पेज बदलते हैं। क्या हो गया? अभी हम लोगों को मिला, देखो अब यही तक, फिर से हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, 1 मोल लिया था, 1 मोल बना था। इसका कंसंट्रेशन हमने लिया है R1 और इसका कंसंट्रेशन ले लिया है P1। ठीक है, ठीक है। अब जो है कि टाइम भी तो बताना पड़ेगा कि R और P के लिए जो टाइम हम लोग डाल रहे हैं तो T1 पर था। ठीक है, किस पर था? ये कौन से समय पे था? जब समय कितना हो रहा था? T1 हो रहा था। जब समय T1 था उस समय हम लोगों को दोनों का कंसंट्रेशन पता था। अब थोड़ा समय और देर हो गया, थोड़ा देर और हो गया तो कंसंट्रेशन चेंज होगा, रिएक्टेंट का और भी तो घटेगा। जब समय थोड़ा और बढ़ा, मतलब T समय, कुछ समय के बाद, इसलिए उसको T2 मान लिए, अभी T2 माने हुए हैं। तो T2 पर हम लोग देख रहे हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और भी चेंज हो गया है, तो इसको हम लोग R2 मान ले रहे हैं। प्रोडक्ट का और भी बन गया तो इसको हम लोग P2 मान ले रहे हैं। बोलो यहां तक कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? यस सर। T1 पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R1, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन P1। T2 पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R2 और प्रोडक्ट का P2। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिएक्शन हो रहा है तो इसका रिएक्शन हो रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट का इंक्रीज कर रहा है। थोड़ा 1 मिनट छोड़ेंगे या 5 मिनट छोड़े तो रिएक्शन तो चालू है, इसलिए कंसंट्रेशन तो चेंज होगा ही होगा।
तो अब जो है कि डिफिनेशन के अनुसार से हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो चेंज इन टाइम निकालना पड़ेगा। चेंज इन टाइम जो निकालेंगे, चेंज इन टाइम, बोलो चेंज इन टाइम कैसे निकालेंगे? चेंज इन टाइम इसको हम लोग लिखते हैं, चेंज इन टाइम को डेल्टा टी इज इक्वल टू फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। बोलो बोलो, कोई दिक्कत है? स्मॉल में कर लो, इसको स्मॉल में कर लो, T1 और T2, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, तो चेंज इन कंसंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट का। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इज इक्वल टू, तो पहले कौन सा था? देखो पहले R1 था, बाद में R2 आया, तो अभी हम लोग जो इसमें चेंज करेंगे तो वो चेंज कौन सा हो जाएगा? चेंज कौन सा हो जाएगा बोलो तो? किसमें माइनस करेंगे? R2 minus R1। R2 माइनस R1, ठीक है। इसके बाद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1, ठीक है, पहले समय में, ठीक है, P2 माइनस P1, ठीक है। अब देखो चेंज इन कंसंट्रेशन को हम लोग जो बताते हैं इसको हम लोग लिखते हैं कैसे? ये डेल्टा, डेल्टा कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में दिखाते हैं, और R प्रोडक्ट के लिए क्या दिखाएंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P, ठीक है। तो अभी हम लोगों के पास 3 डाटा मिल गया, डेल्टा T, डेल्टा R और डेल्टा P मिल गया। ब्रैकेट जो बोल रहा है, ब्रैकेट किसको एक्सप्रेस कर रहा है? ब्रैकेट किसको बता रहा है? ब्रैकेट जो दिया हुआ है, ये जो ब्रैकेट होता है ये किसको बताता है? ये रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशन को, ठीक है। अभी यहां तक आया। अब क्या है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, हम लोगों को रेट निकालना है ना, हम लोगों को रेट निकालना है। तो रेट में क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R बोल रहा है, मतलब कि रिएक्टेंट क्या हो रहा है? रिएक्टेंट घट रहा है। बुक में थोड़ा चलते जाओ, बुक को भी नजर रखो और इधर भी रखना है। ये तो कंसंट्रेशन हो गया। अभी जो हम लोग निकाल रहे हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ध्यान देना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R, ये क्या बोल रहा है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, मतलब डिसअपीयर कौन हो रहा है? रिएक्शन जो चालू होगा, कौन डिसअपीयर हो रहा है? R हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ही ना घटेगा। तो इसका जो हम लोग निकालेंगे रेट, तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो कौन घटेगा? रिएक्टेंट है तो कौन घटेगा? प्रोडक्ट तो घट नहीं जाएगा। किसका कंसंट्रेशन घटेगा? रिएक्टेंट का घटेगा। तो लिखेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन भी तो हम लोग डेल्टा टी निकाल लिए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को साइन लगाना पड़ेगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम टेकन। समझ में आया सबको? हमने क्या बोला कि ये आपको रिएक्शन लिखा था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट था, तो रिएक्टेंट डिक्रीज करता है, डिसअपीयर हो रहा है, इसलिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R लिखा है। तो कौन घट रहा है भाई? तो इसका हम लोगों ने देखा था T1 पर ये था कंसंट्रेशन R1 था, और T2 पर क्या हो गया था? R2 हो गया था। दोनों का चेंज इन कंसंट्रेशन निकाले थे तो R2 माइनस R1 किया था, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा R से। तो इस टाइप से हो रहा था। तो इन चीजों को हम लोग ये डिसअपीयरेंस निकाले, लेकिन यहाँ पर अपीयर कौन हो रहा है? एक तो डिसअपीयर हो रहा है, घट रहा है, और एक बढ़ रहा है। कौन बढ़ रहा है? प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन किसका बढ़ रहा है? प्रोडक्ट का बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन किसका बढ़ रहा है बोलो? कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस, अब क्या निकालेंगे? रेट ऑफ
अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ अपीयरेंस प्रोडक्ट का। यहाँ जो माइनस इंडिकेट हो रहा है ना, माइनस का मतलब हुआ कि रेट कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का वह घट रहा है, वह घट रहा है। और यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो बढ़ रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो जितना टाइम होगा तो नया प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका कंसंट्रेशन तो बढ़ते जाएगा। रिएक्टेंट ही ना केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए इस समय में हम लोग लिखेंगे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी, और नीचे क्या लिख दोगे, कितना समय लिया है, टाइम टेकन, ये हो गया। इसके बाद क्या कर दोगे, यहां पर आपका प्लस साइन लगता है, और इसमें जो चेंजेस देखने को मिला था प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को, हमने जो चेंज इन कंसंट्रेशन निकाला था उसको बोला था डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ये हो गया अपीयरेंस, एक हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस और एक हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस, ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसी में जो है कि आप देखो कि यहीं पे आपका एवरेज रेट भी निकाला है बुक में। ठीक है ना, कि डेल्टा आर में जो निगेटिव क्वांटिटी दिखा रहा है वो बता रहा है कि कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का वो घट रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है। ठीक है, और किसका ऑप्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का अपीयरेंस बढ़ रहा है। ठीक है, रिया है, रिया यस सर, यहीं पे है। इधर ही है। यस सर। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोगों को यहाँ से जो है कि एक चीज और देखना है कि एवरेज रेट भी निकालना पड़ता है। ठीक है ना, प्लस साइन और माइनस साइन समझ में आया यहाँ पे? यस सर। प्लस साइन और माइनस साइन समझ में आया? यस ये देखो, प्लस मतलब इंक्रीज किया कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का, माइनस मतलब डिक्रीज किया। वानी किधर चली गई? देखो वानी को बोलो, वानी सुत गई क्या? जब हम पढ़ाता है तभी लोग सुतता है, जब नहीं पढ़ाता है तो ये लोग कहेगा कब पढ़ाइएगा। हाँ, अभी देखो इसमें अब रीज्वाइन वाइन करने का कोई ऑप्शन नहीं है, एकदम चलते रहेगा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो माथा दर्द हो जाता है। चलो देखो, अभी हम लोगों को एवरेज भी निकालना पड़ता है। देखो 2 ग्राफ दिया है तुम्हारे बुक में, बुक दिख रहा है? यस बुक सर। को देखो, दिख रहा है ना? अब बोलो तो समझ में आ रहा है। एक एवरेज निकाला है, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी दिया हुआ है ना। तो R1 माइनस R2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस R1। R2 मतलब दिया कि कोई अलग समय पे था, और R1 जो है वो कुछ अलग समय पे था। T2 मतलब मान लो कि T2 पर कंसंट्रेशन R2 था और T1 पर कंसंट्रेशन कितना हो गया, R1 था, इसलिए चेंज निकाल दिया। R इंस्टेंटेनियस भी निकालता है, वहां पे R इंस्टेंटेनियस जो निकाला एकदम 1 सेकेंड पे निकाला होगा, ऐसा 1 सेकेंड से भी कम, माइक्रो सेकेंड। तो उसका जो स्लोप होता है निगेटिव जाता है। किसका स्लोप निगेटिव जाएगा बोलो तो? रिएक्टेंट का। हाँ, रिएक्टेंट के लिए जो स्लोप होगा ये ऐसा जाएगा। ठीक है ना, और यहीं पे स्लोप जो होगा ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव अगर रहे तो स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। और इसमें R इंस्टेंटेनियस जो होगा क्या हो जाएगा, माइनस डी डेल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय
टी, ठीक है। और ये रिएक्टेंट के लिए हो जाएगा, और प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा क्या, बोलो तो, आर इंस्टेंटेनियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे डी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय डी टी, ठीक है। और ये इसका यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप पॉजिटिव। सर आर इंस्टेंटेनियस पॉजिटिव होगा, बुक में तो निगेटिव दे रखा है, तो हम कहाँ निगेटिव दिया है, आप हम पॉजिटिव तो, दिए हैं। अरे प्रोडक्ट के लिए आर इंस्टेंटेनियस जो है, आर एवरेज, एवरेज हम इंस्टेंटेनियस लिखा ना, एवरेज, यहाँ पे एवरेज जो निकालोगे, एवरेज रेट, आर एवरेज मतलब एवरेज रेट, एक मिनट रुको बना है। चलो अभी हम लोग आर एवरेज को देख लेते हैं, ठीक है। कौन सा, आर एवरेज। अरे वानी कहाँ भाग गई, फिर कहेगा छूट गया सर। कोमल, वानी, यस सर, नहीं, कहाँ गई वानी। पता नहीं, मैसेज किए हैं उसको। ठीक, ठीक है, देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। क्या है, इसको देख लेना है, दोनों ग्राफ से रिलेटेड पूछेगा, है ना। और ये जो ज्यादा मत जानो, है ना, क्योंकि जो ये ऑब्जेक्टिव रहेगा तो इसको पूछेगा यहाँ से। बस निगेटिव का और पॉजिटिव के बाद देखना है और बुक को पढ़ लेना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेना। एवरेज रेट जो होते हैं डिपेंड्स होते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या लिखोगे, एवरेज और रेट ऑफ रिएक्शन का लिखो, डिफिनेशन लिख लो, काहे कि पूछ दिया तो क्या करोगे। द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन ओवर अ सर्टेन मेजरेबल पीरियड, है ना। जितना समय तक में हम लोग उसके कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं उसको बोलेंगे मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम, है ना। द रेट ऑफ रिएक्शन ओवर ओवर a certain over a certain measurable period of time
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन चल रहा होता है उसी समय, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन मतलब जब रिएक्शन चलेगा उसी समय तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, निकलेगा। और किसका कंसंट्रेशन घट रहा है किसका बढ़ रहा है, रिएक्टेंट का घटता है तो उसी समय हम लोगों को पता चलेगा, इसलिए ड्यूरिंग रिएक्शन होता है इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, is called average rate of reaction, average rate of reaction। ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक में तो इसको ऐसे लिख देता है आर एवरेज ए बी, ठीक है ना, इट इज डिनोटेड बाय आर ए बी लिख दिया तो समझ जाना है, लेकिन कहीं कहीं इसको डिनोट करता है आर ऐसे, आर पर क्या लगा देगा, लाइन लगा देगा, बार दे देगा, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसी का एग्जांपल दे करके देख सकते हो। ठीक है, देखो एक एग्जांपल देते हैं इसी का, क्या हो जाएगा। सपोज अब देख लो कि रिएक्शन ए रिएक्टेंट हो गया, बी प्रोडक्ट हो गया, एक रिएक्शन है, इसका हमको आर एवरेज निकालना है। आर एवरेज निकालना है तो आर एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किधर का, हम लोगों को ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ही हम लोग पहले निकाल लेते हैं, रिएक्टेंट का निकाल लेंगे फिर प्रोडक्ट का भी निकाल सकते हैं। देखो दोनों में निकाल रहा है ना, इंस्टेंटेनियस भी निकाला है और एवरेज निकाला है, दोनों ग्राफ को ऊपर देखो बुक में, तो एक बार थोड़ा बुक को नजर मारो सब लोग, ध्यान से देखो, आर एवरेज निकाला है, यस सर। आर एवरेज इंस्टेंटेनियस नीचे लिखा हुआ है और ऊपर में आर एवरेज है, तो निगेटिव डेल्टा आर मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम टेकन, यही है ना। और दूसरे साइड में जो आर एवरेज निकाला है, चेंज इन प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम टेकन, यही है। तो हम लोग जो यहाँ एवरेज निकालेंगे, तो आर एवरेज जो निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बोलो। ए है हमारा कंसंट्रेशन, मान लो कि इसका T2 पर जो कंसंट्रेशन T1 पर दिया हुआ है A1 और T2 पर दिया हुआ है इसका कंसंट्रेशन कितना, A2। बोलो शान सिंह क्या बनाएगी, आर एवरेज कैसे निकालेगा, बोलो। आर एवरेज इज इक्वल टू क्या लिख लेगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। बोलो, इसी को आप लिख सकते हो आर एवरेज इज इक्वल टू क्या लिखोगे, चेंज इन डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। बोलो बुझने में आया, ऐसा कर देना, बोलो समझ में आया, यस सर। या नीचे, यस सर। ठीक है। अब इसी का प्रोडक्ट के लिए बोलेगा, तो प्रोडक्ट के लिए क्या निकालेंगे, बोलो तो आर एवरेज प्रोडक्ट के लिए, बोलो कोमल, बोलो कोमल, बोलो प्रोडक्ट के लिए, कोमल बोलो, कोमल कोमल कोमल, ए कोमल नहीं है, कोमल सो गई क्या? है ही नहीं। आशीष बोलो, आशीष बोलो प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेगा, A2 प्लस A1। प्रोडक्ट के लिए, तो सर प्रोडक्ट के लिए बोलो तुम। हेलो, हाँ सो गए थे क्या? नहीं, क्लास ले रहे हैं 12th वाले, कितने बजे फ्री होंगे? और थोड़ा देर में फ्री हो रहे, फोन कर रहे लोग तुरंत।
हेलो लो 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 यस सर। देख, प्रोडक्ट का क्या है इधर, बी है ना, तो यस मान लो कि ये T1 के समय में इसका कंसंट्रेशन कितना रहा होगा, B1। B1। T2 के समय में इसका क्या रहा होगा, कंसंट्रेशन B2। तो अब जो यहाँ पे आर एवरेज निकालेंगे तो क्या निकलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ B2 माइनस माइनस क्या कर लोगे, कंसंट्रेशन B1 ऑफ B1 बाय बाय T2 T2 माइनस T1। T1 ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ पे आर एवरेज इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख देंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। B तो इसको हम लोग कंसंट्रेशन लगा देगो, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय डेल्टा टी। ठीक है, T और यहाँ पे क्या लग जाता है, प्लस। ठीक है, समझ में आया एवरेज रेट निकालने के लिए। अब देखो ग्राफ ग्राफ अब दिखने लगा होगा कि ग्राफ में क्या सीखे, थोड़ा देर में क्या सीख लिए, सीख लिया ना। अरे शान सीखी, ऋचा, कोमल, रिया। Yes, sir. Yes, sir. देखो, अरे स्टार्ट हो गया। यस सर। देखो एक ऑब्जेक्टिव वाला, कंसंट्रेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन को किससे मेजर करते हैं, बोलो। कंसंट्रेशन को जो मेजर करते हैं किस में मेजर करते हैं, बोलो। कंसंट्रेशन को जो मेजर करते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना, मोल पर लीटर होता है कंसंट्रेशन। सब चीजों के लिए जो है कि यूनिट हम लोग निकालेंगे, अलग अलग होगा, अभी हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, है ना। तो मोल पर लीटर होता है किसमें, कंसंट्रेशन को जो हम लोग मेजर करते हैं इसका यूनिट हो जाता है मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, इसको मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, ऐसे होता है। तो अभी जो है कि हम लोग यूनिट, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से गांठ बांध लो कि आएगा ही आएगा, कहाँ से, यूनिट से। ठीक है, यूनिट से हम लोगों को एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से कंसंट्रेशन, और उधर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए जाएंगे तो फिर से निकालेंगे। ठीक है ना, मोल लीटर पर सेकेंड। देखो कंसंट्रेशन का यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखो क्वेश्चन क्लियर दैट यूनिट ऑफ रेट्स आर कंसंट्रेशन। ठीक है, चलो हम लोग यूनिट किसका देखे थे, मोल पर लीटर। ठीक है ना, अभी देखो हम लोग एक यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे ना, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो हमने तो कंसंट्रेशन का बता दिया कि मोल पर लीटर। अब यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या बोले, जिसका भी रेट निकाले चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन time इन चेंज। ठीक है, तो टाइम के लिए सेकेंड ऐसा यूनिट होता है, कंसंट्रेशन के लिए हमने बता दिया मोल पर लीटर होता है। क्या यूनिट हो जाएगा, बोलो। मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आर मान लेते हैं कंसंट्रेशन है, प्लस माइनस, और ये हम लोग यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन को डेल्टा से डाल देते हैं, और ये डेल्टा टी हो गया। तो चेंज इन कंसंट्रेशन का जो कंसंट्रेशन है इसका यूनिट हो जाता है आपका मोल पर लीटर आ गया, और ये हो जाएगा आपका, इसका सेकेंड हो जाएगा। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, बोलो यूनिट क्या हो जाएगा, एक नंबर का आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, या इसको मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या इसको आप लिख सकते हो मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है ना, तो वो इनवर्स में लिखो, वो वाला मिलेगा ठीक से, अच्छा से होगा। ठीक है ना, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन का भी यूनिट आपको पता चल गया। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या हो गया,
कोमल क्या हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट? रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या हुआ कोमल? मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैसे हुआ? कंसंट्रेशन का यूनिट क्या रहेगा? बोलो, कंसंट्रेशन का यूनिट पर लीटर। मोल पर लीटर। ठीक है, ये हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। अभी यहां तक हो गया, ठीक है ना? इंस्टांटेनियस रेट भी सीख लो, एवरेज रेट सीखा है तो इंस्टांटेनियस रेट उसको भी सीख ही लो, ठीक है? इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक पर्टिकुलर समय पर, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टांट पर रिएक्शन के दौरान जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टांटेनियस। बोलेगा टॉनी सर, जब 5 सेकेंड होगा उसी समय आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, जब 10 सेकेंड हो जाएगा तो एकदम एग्जैक्ट 10 सेकेंड पर ही आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, 20 सेकेंड पर निकालना है सर, है ना? नहीं नहीं नहीं, चलिए 1 सेकेंड पर निकालना है। तो ऐसा जो समय मिलेगा इंस्टांट, मतलब किसी एक खास पर्टिकुलर समय पर जब हम लोग कंसंट्रेशन को निकालते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो फटाफट लिख लो, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन at any particular at any particular instant during the course of reaction, during the course of reaction, during the course of reaction, during the course of reaction is called instantaneous rate of reaction, इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। हो गया, समझ में आया? पर्टिकुलर इंस्टांट पर जब आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हो, किसी 1 सेकेंड 2 सेकेंड, मैंने बता ही दिया इंस्टांट का मतलब, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसी में लग जाता है ना, लिमिट वगैरह लगता है इंस्टांटेनियस में। ठीक है, तो देख लो मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, इसी में टेंजेंशियल होते हैं, है ना? इसी में टेंजेंट ड्रॉ करने की आवश्यकता पड़ती है। जो वहां पे स्लोप लिखा है ना, आर इंस्टांटेनियस, दिख रहा है? बोलो, दिख रहा है ना? ग्राफ में आर इंस्टांट लिखा हुआ है ना, INST, है ना? इंस्टांटेनियस इज इक्वल टू माइनस डेल आर बाय डेल टी। ठीक है, तो इसी के लिए लगता है। देखो मैथमेटिकली इसी को कैसे लिखा जा सकता है? मैथमेटिकली इसको कैसे लिखोगे? इंस्टांटेनियस रेट इज इक्वल टू एवरेज रेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एवरेज रेट, है ना? और यहीं पे क्या हो जाएगा, उस समय जो टाइम होगा वो लगभग 0 हो रहा होगा, हम लोग को पता भी नहीं चलेगा, 1 सेकेंड होने देना ही नहीं है तो उस समय, तो यहीं पर हो जाएगा क्या? आर एवरेज रेट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0।
डेल्टा टी टेंस टू 0, है ना। यहीं पे क्या लगा दोगे, एवरेज रेट तो निकलेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ये हो जाएगा। ठीक है, बोलो। यहीं पे हम लोग बोलेंगे आर इंस्टांटेनियस, ठीक है, आर इंस्टांटेनियस इज इक्वल टू, हम लोग निकालेंगे, सपोज आपके पास एक रिएक्शन है ए बी, है ना, आपको एक रिएक्शन दिया गया है, ए साइड रिएक्टेंट हो गया और बी प्रोडक्ट हो गया, तो आपको ए इंस्टांटेनियस निकालना है, इंस्टांटेनियस निकालना है, आर इंस्टांटेनियस मतलब एवरेज रेट। ठीक है, तो इस समय आप तो निगेटिव लगा ही दोगे, तो ये कंसंट्रेशन है, आपको पता चल गया है कि कैसे हम लोग एवरेज रेट निकालते हैं। एवरेज रेट जैसे निकालने आ गया है आपको, आया कि नहीं आया है? कैसे बोलते हैं, आर इंस्टांटेनियस इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, एवरेज रेट कैसे निकालेंगे रिएक्टेंट का, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन, चेंज इन टाइम। और इसी में क्या लगा देंगे हम लोग, क्या लगा देंगे, माइनस तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, यहां लगा देंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। और दूसरा प्रोडक्ट के लिए जो निकालेंगे आर इंस्टांटेनियस, तो इसमें लिखेंगे डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी बाय डेल्टा टी, और इसमें प्लस लगाएंगे, लेकिन यहां भी लिमिट जो लगेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। ठीक है, क्योंकि इंस्टेंट पर्टिकुलर समय पर बोल रहा है इसलिए। ठीक है, बोलो समझ में आया। आर इंस्टेंटेनियस कैसे निकालोगे, यहाँ जो हमने इंस्टेंटेनियस रेट बोला था, इज इक्वल टू, हमने क्या लिख दिया था पहले, एवरेज रेट, और ये ब्रैकेट दे देना है और यहीं पर एक टर्म जोड़ देना है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, तो वो इंडिकेट हो जाएगा आपका आर इंस्टेंटेनियस का। ठीक है, जिस भी समय पे बोलेगा, और अगर थोड़ा सा इंप्रूव करना है लिखने के लिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है तो आप लिख लीजिए, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यहां निकाल देना है आपको एवरेज रेट, ये हो जाएगा आर इंस्टेंटेनियस के लिए। अब जिस भी समय पर कहेगा 0 है तो 0 करेंगे, 5 सेकंड पे कहेगा तो 5 करेंगे, ऐसा हम लोग निकालेंगे। बोलो शान सिंह, यस सर। लिखिए, यस सर। समझ में आया? यस सर। कुछ नहीं आया, खा रही है। नो सर, खा कहाँ रहे हैं? अच्छा, कोमल, यस सर। रिचा, रिचा, सर रिया नाम है यस उसका। यस सर यस सर रिया सर और रिया, यस सर हो गया, समझ में आया? और पढ़ेगी? यस सर और पढ़ना है? सर हम तो बीच में क्लास ज्वाइन किए थे सर। बीच में नहीं, उससे पहले कुछ नहीं बताया, खाली बताए थे केमिकल काइनेटिक्स क्या है, उसमें भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, देख लेना। अच्छा शान, हमको ना तुम वो प्रीवियस क्लास का रिकॉर्डिंग भेज देना ना। क्यों, खुद से ले लो, हम अपना काम नहीं करते हैं। ये कैसे दोस्त है भाई। आशीष, यस सर। हुआ, समझ में आया? यस सर। कोमल, यस सर। इतना समझ में आया इतना? यस सर। हम्म यस सर। एक क्वेश्चन लिखो तो।
सब लोग क्वेश्चन लिखो तो एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन for the reaction for the reaction for the reaction रिएक्टेंट साइड में लिखो 2HI 2HI 2HI, H कैपिटल में, I भी कैपिटल में, हाइड्रोजन आयोडाइड बोलते हैं। और प्रोडक्ट्स एरो दे करके लिखो H2 प्लस I2, H2 प्लस I2, H2 प्लस I2। बोलो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेगा? क्या लिखेगी? कंसंट्रेशन और टाइम तो बतलाया ही नहीं। हाँ क्या? कंसंट्रेशन और टाइम तो बताया ही नहीं। कंसंट्रेशन टाइम नहीं बताया, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने तो बताए। तो अभी और थोड़ा सा बता, अभी तो वही बता ही रहे थे ना रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे। अभी इसमें हमने खाली एगो चेंज किया कि आगे कितना लगा दिए, रिएक्टेंट में 2 लगा दिए, तो वो 2 का महत्व होता है। ठीक है, उस 2 का जो है कि महत्व होता है, वो बैलेंस जो करते हैं ना उसको स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। जब स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट दिया हुआ रहेगा ना तो उस समय कैसे करोगे? ठीक है, तो उसको क्या करते हैं ना, जैसे उसके पहले जो लिखते थे, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ HI बताना, वो नहीं लिखना है, ठीक है ना, है ना। देखो तुम ये बोल रहे हो कि कंसंट्रेशन और टाइम नहीं बताए, उसको बताना, वो डायरेक्ट लिखना है बस खाली। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे, हम बोले हैं कि ये देखो 2HI, ठीक है, इधर बना है H2 प्लस I2, ये बना है। तो यहीं पे हमको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या करेंगे 1/2, ये जो यहाँ पर जितना कोफिशिएंट लगेगा ना तो 1/2, और ये हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ, एक मिनट, है ना, हम लोग क्या करेंगे यहीं पर माइनस होता है, ये डिक्रीज होगा, रिएक्टेंट है तो इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ HI बाय डेल टी। ये हो गया। यही चीजें हम बता रहे थे कि ये जो कोफिशिएंट अगर लगा रहेगा ना स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, तो वो नीचे में आ जाता है बाई के रूप में। ठीक है, ठीक है। और उसी तरह से किसका H2 और I2 है, इक्वल टू करके लिख सकते हो, लिख दो। क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या लिखोगे, इसमें तो 1 है तो 1 को लिखेंगे नहीं, प्रोडक्ट का साइड का है तो कंसंट्रेशन तो सीधा डेल लिखेंगे। ये डी मतलब डेल है ना, वो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय dt यहाँ कर सकते हो। फिर तीसरा वाला का निकालना है T2 का, तो उसका भी अलग ही निकालेंगे, ठीक है ना, उसका भी क्या लिखेंगे, अलग से ही लिखेंगे। तो क्या लिख देंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 बाय डेल टी। अब बोलो ये स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रहेगा तो सबका लिख सकते हो ना, लिख लेगा ना? यस सर। नहीं लिख पाएगा, चलो इसका लिख करके बताओ, इसका लिखो,
इसका लिख करके जल्दी भेज दो उसमें व्हाट्सएप में सब लोग। M1 प्लस M2 बी, ये मान लो कि M1 M2 स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, N1 P प्लस N2 Q। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन था आपके पास, A प्लस बी रिएक्ट कर रहा है तो P प्लस Q बना रहा है, ठीक है, दो प्रोडक्ट बन रहा है। क्या करना पड़ेगा इसमें आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डी फॉर डिसअपियरेंस, तो किसका डिसअपियरेंस निकलेगा बोलो तो? A प्लस बी का। ए प्लस बी का नहीं, ए और बी का, दोनों का अलग अलग निकालना। फिर रेट ऑफ ए फॉर अपियरेंस, अपियरेंस किसका निकलेगा? पी का। और और रेट Q का। ऑफ अपियरेंस ऑफ क्यू, ठीक है। देखो इसको निकाल करके, इतना को निकाल करके बताओ, ये आपका स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसका यूज होना जरूरी है। हमने कैसे बताया? बाय के रूप में लिखने के लिए, उसको कर लो। तो आज का रेट ऑफ रिएक्शन तक रहेगा, और फिर रात में पढ़ना है तो पढ़ सकता है 5 बजे सुबह में। 5 बजे सुबह में सर? 5 बजे जगती है यार ये रीचा? यस सर, हम जागे रहते हैं। जग हम जा, आज जग जा। जागे हुए थे, लेकिन हमको कोई मैसेज नहीं आया क्लास का, तो हाँ, हम ही फिर सुतले हम रह गए सो थे तो गए। कहाँ से किसी को नहीं पढ़ाया। अब ये पढ़ा है, सुबह नहीं पढ़ाए थे। सर आपका तबीयत खराब है? ना। आपका सर तबीयत खराब है? हम्म नहीं, तबीयत खराब नहीं है। हाँ, कल सुबह अभी बता दिए 5 बजे, क्योंकि हम जगे थे 4 बजे, फिर सो गए ना तो बस गड़बड़ा गया तुम लोग का टाइमिंग। 5 बजे उठ जाना, क्या ही नहीं तो अभी दो टाइम नहीं पढ़ाएंगे तो होगा नहीं। यस हम्म सर, ठीक है। हम्म हम्म। चलो बना के सर इसको हो भेज दो, ठीक है। कोमल बनाई? बन। हाँ मेरे से हो गया। कोमल बनाई, बोलो तो सहन क्या, बोलो तो। पूरा रिएक्शन ही बताए थे। M1 बाहर, फिर माइनस डेल्टा A बाय dt प्लस M2 क्या बाहर किसको माइनस बाहर कर दिया? अरे किसको बाहर कर दिया? M1 को। वो कांस्टेंट है ना, मतलब वो तो इस पैसे में उसको बाहर काहे करेंगे अभी हम? अभी तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के लिए जो M1 है, तो इसको 1 बाय के रूप में लिखने बोले थे ना, ऐसा। 1 बाय सिर्फ M1 होगा। हाँ, सब में लगेगा वो, ठीक है। और ये माइनस हो जाएगा डेल कंसंट्रेशन ऑफ ए A बाय dt। कोमल बाय dt, ये हो जाएगा। बोलो रिया, बोलो। यहाँ कितना है? M2 M2 और फिर माइनस d ऑफ B डी बाय dt कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय बाय dt, ठीक है। और इसके लिए क्या हाँ, लिखोगे? किसके बोलो लिए? कोमल, बोलो तो। कोमल, यस ए सर। कोमल, बोलो। यस सर। रेट ऑफ अपीयरेंस, ए यहाँ पर अपीयरेंस है, बोलो तो इसका क्या लिखेंगे? 1/N1 1 बाय ब्रैकेट में N1 प्लस dp बाय dt। डी, ये ब्रैकेट जो देते हैं ना, कंसंट्रेशन है, उसको बोलना है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय, ठीक है। dt। चलो इसी तरह इसका भी कर लेना, ठीक है। इतना रहने दो, फिर हम लोग आगे जो चलेंगे कल से सुबह कल सुबह सुबह में 2-3 क्लास। हाँ, सुबह में भी जो है कि 5 बजे वो रहेगा, तब 1.5 घंटा पड़ेगा, ठीक है। 5 बजे क्लास सब उठ जाना। हम करा लेंगे कल से, हम जग गए थे लेकिन हम अस्कतिया दिए थे, सूत गए थे।
अभी भी हम मस्कतिया रहे थे, लेकिन फिर सोचे कि नहीं नहीं कराते हैं आज। चलो चलो ठीक है, चलो। ठीक है सर। हाँ, स्टडी मटेरियल गया सबको? यस सर। यस सर। आ गया। जितना आ गया। अभी पढ़ी ना, सारा उसमें मिल गया होगा। आशीष गया? हम्म हम्म ठीक यस सर। ठीक है तो